अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं अमेरिकी सेना आखिरकार कितनी तैयार है और अमेरिकी सेना की इस तैयारी में कितनी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका ने अपनी जो सैन्य ताकत है उसे बढ़ाया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ाते हुए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा दिया है। जंग के बीच में यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से वहां पर मौजूद है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट में तैनात है और तीनों कैरियर की मौजूदगी का मतलब है ईरान पर दबाव बनाना। अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। वहीं आपको हम मैप के जरिए बताते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर आखिरकार तैनात किया गया है। तो अमेरिका ने ईरान में अपने टारगेट्स की जो हिट लिस्ट तैयार की उसमें संभावित नाम आपने जान लिया है, अहमद वाहिदी का है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो एच.डब्ल्यू. बुश और इसके साथ साथ जो तैनातियां की गई है अब्राहम लिंकन की, वो कहां पर की गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रेड सी में तैनात किया गया है इसे हूतियों से निपटने के लिए, क्योंकि हूतियों का दबदबा रेड सी में देखा जाता है, इसलिए इसकी तैनाती यहां पर की गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है यूएसएस अब्राहम लिंकन। हालांकि ये सबसे पहले आया था, सबसे पहले फारस की खाड़ी की तरफ अरब सागर में इसे ही भेजा गया था और इसकी तैनाती अरब सागर में कर दी गई है। बिल्कुल यहां पर निकट यूएसएस जेराल्ड एच.डब्ल्यू. बुश जो कि हिंद महासागर में अरब सागर की ओर बढ़ते जा रहा है, यानी इसकी तैनाती भी यहां पर की जाएगी। और ये तैनातियां इसलिए की जा रही हैं ताकि यहीं से फारस की खाड़ी को घेरा जा सके और यहां से हूती चाह करके भी उनकी मदद न कर पाए। अब आप देखेंगे अगर आसपास कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण रखते हैं, ईरान पर दबाव और निगरानी, तेल सप्लाई की सुरक्षा है, तीन तरफ से समुद्री घेराबंदी की गई है। बिल्कुल तीन तरफ से ये समुद्री घेराबंदी की गई है। अगर आप देखेंगे हिंद महासागर से लेकर के रेड सी, हिंद महासागर, उसके बाद अरब सागर, ये पूरा इस तरीके से उन्होंने उसे घेर दिया है ईरान को कि यहां से अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें तो हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको समुद्र की ताकत में ही हम कमजोर करके रख देंगे। तो ये तैयारियां अमेरिका की तरफ से की गई हो और जब एच.डब्ल्यू. बुश को तीसरे बेड़े को उनकी तरफ से तैनात किया गया तो ये ज्यादा सवाल उठे कि बातचीत अगर करनी है तो ये तैनातियां आखिरकार इस तरीके से बढ़ाई क्यों जा रही है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और तैयारी इनकी तरफ से की गई कि 10,000 मरीन कमांडो भी तैनात कर दिए गए। अब ये 10,000 मरीन कमांडो क्यों तैनात, अगर बातचीत ही करनी थी तो। अब आइए आपको ये भी बता देते हैं कि अहमद वाहिदी को लेकर के जो लगातार सवाल बने हुए हैं कि वो हिट लिस्ट में है, तो आखिरकार अहमद वहीदी हैं कौन और अमेरिका की हिट लिस्ट में कैसे पहुंचे हैं। अमेरिका ने IRGC कमांडर है, पहले तो ये जान लीजिए। और इनके बारे में ये बताया गया कि ईरान से समझौते में वाहिदी सबसे बड़ा रोड़ा है। IRGC और सरकार के बीच में ना बनने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि IRGC अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता, हथियार नहीं डालना चाहता है। ईरान की सरकार और अमेरिका चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि लोगों पर प्रेशर ना पड़े। IRGC के दबाव में वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधियों के नहीं आने की खबर मिली और वो गए भी नहीं। आपको याद होगा पिछले दिनों क्या हुआ था। अहमद वहीदी के मुस्तफा की गैर मौजूदगी में सभी फैसले लेने की भी खबर है कि अहमद वहीदी तमाम फैसले ले रहे हैं। जब मुस्तफा खामनेई को लेकर के रिपोर्ट्स ये कहती है कि मुस्तफा खामनेई चोटिल हैं और उनका इलाज चल रहा है। अहमद वहीदी वास्तव में इतने ताकतवर हैं, सवाल ये भी है। जो अमेरिका भी उससे खौफ खाने लगा है और वो अमेरिका की संभावित लिस्ट में आ गए। दरअसल ईरान की शक्तिशाली IRGC के प्रमुख अहमद वहीदी शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की स्थापना के समय वो शामिल हुए और 88 से 97 तक IRGC के कुछ फोर्स के पहले कमांडर भी रह चुके हैं। IRGC के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी माने जाते थे वहीदी का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ जोल घाद्र के साथ गठबंधन हुआ, ये यूएस मीडिया ने हालांकि कहा। 2009 से 13 के बीच में ईरान के रक्षा मंत्री और 2021 से 24 के बीच में गृह मंत्री भी वो रह चुके हैं। लेकिन जब अब IRGC के कमांडर है तो वापस से वो नेता वाली भूमिका में आकर के हर एक चीज पर अपना और IRGC का कंट्रोल चाहते हैं। ईरान का हॉर्मुज के करीब लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। IRGC ने 2 जहाजों पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। पहले भी उसने 2 जहाजों को निशाना बनाया था जो कि इजराइल से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। अब ईरान का हॉर्मुज के करीब जो एक्शन देखने को मिला है उसमें IRGC ने 2 जहाजों पर कब्जा किया। ईरान ने कार्रवाई की तस्वीरें जारी की है।
2 इजरायली जहाजों पर कब्जे का दावा करके ईरान के तट पर दोनों जहाजों को लाया गया है। ये वो तस्वीरें हैं। पिछले बार जो उन्होंने 2 जहाजों को बंधक बनाया था, 2 जहाजों पर कब्जा किया था, उसके लिए बाकायदा छोटी बोट का सहारा लेकर के जवान ऊपर की तरफ गए थे, डेक की तरफ गए थे और उसके साथ कैप्टन के रूम में जाकर के अपने कंट्रोल में उस जहाज को लिया गया था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखाया गया कि पानी के अंदर से ये पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि एक तस्वीर ये भी आई है कि प्लेन से उतर करके सीधे डेक पर जा करके इस जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। IRGC वैसे भी बहुत बार ये कह चुका है कि हॉर्मुज पर हमारे नियम लागू होंगे। ईरानी सरकार भी इस बात को हालांकि पुख्ता करती है कि हमारे नियम हॉर्मुज पर लागू होंगे और कोई अगर वहां से गुजरने का प्रयास करेगा तो उसका हश्र यही होगा। अब एक और खबर आ रही है युद्ध से ही जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए युद्ध विराम है। युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी हुई नजर आती है कि किसी के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर जम करके बनाया जा रहा है। ईरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग भी उतर करके अपनी सरकार और सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 मिलियन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये कह करके कि अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करना, अपनी सरकार के साथ समर्थन दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में प्रदर्शन उनके लिए आम सी बात हो गई है। हर दिन वो सड़कों पर उतरते हैं और मुस्तफा खामनेई के साथ अपने आप को खड़ा हुआ बताते हैं। छोटे छोटे मासूम से बच्चे तक यहाँ पर आ रहे हैं प्रदर्शन के लिए। युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस प्रदर्शन में मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है, जो सड़कों पर उतर करके बड़ी संख्या में ईरानी सरकार को अपना समर्थन दे रहा है। तो ये 2 खबरें हैं कि IRGC किस तरीके से डेक पर जा करके हवाई जहाज के माध्यम से उतर करके एक बार फिर से 2 जहाजों को कब्जे में ले रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ इजराइल की सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया जा रहा है। वहां के ईरानी सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा, जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करके ईरान की सरकार और IRGC के समर्थन में उतरे हुए नजर आते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल तैयार है, लेकिन ईरान फिलहाल बातचीत के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा है क्यों, चलिए जानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीजफायर लागू है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बढ़ा दिया था। सीजफायर के दौरान वार्ता की कोशिशें जारी हैं। समझौते की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका ईरान पर वार्ता के लिए दबाव डाल रहा है। समझौता नहीं करने पर बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है, लेकिन ईरान की ओर से वार्ता के संकेत नहीं मिले। खबर है कि वार्ता को लेकर ईरान के शीर्ष नेतृत्व में ही टकराव है। ईरानी मीडिया के मुताबिक संसद के अध्यक्ष कालिबाफ ने प्रतिनिधिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची फिलहाल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जिसके बाद वो ओमान और रूस के दौरे पर भी जाएंगे। लेकिन खबर है कि वो पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करेंगे। खबरों के मुताबिक ईरान में बातचीत का फैसला IRGC और उसके कमांडर अहमद वाहिदी कर रहे हैं, जो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक जंग कर रहे हैं। अब्बास अरागची फिलहाल पाकिस्तान में है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। लेकिन खबर है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच सीधी बातचीत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल नहीं होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में आंतरिक मतभेदों के कारण संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने शांति वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कट्टरपंथी राजनीतिज्ञ सैयद जलीली या विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद सौंपे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान देरी कर रहा है। उनकी ओर से बात करनी किससे चाहिए, ये तक साफ नहीं हो पा रहा। ईरान का नेतृत्व फिलहाल कौन कर रहा है? ट्रंप के मुताबिक अयातुल्ला अली खामेनेई और टीम के अन्य लोग मारे गए। दूसरा ग्रुप आया और वो भी मारा गया। अब तीसरा ग्रुप है और उन्हें भी जान की चिंता है।
खबरों के मुताबिक ईरान में सरकार की चल नहीं रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई फिलहाल लापता है। ऐसे में शक्ति का वास्तविक केंद्र है IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ईरान के फैसले IRGC का कमांडर ले रहा है। माना जा रहा है अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुस्तफा खामेनेई फिलहाल लापता है। ऐसे में शक्ति का वास्तविक केंद्र है IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ईरान के फैसले IRGC का कमांडर ले रहा है। माना जा रहा है अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि वाहिदी मानते हैं कि जब तक अमेरिका डिफेंसिव नहीं होता तब तक ईरानी प्रतिनिधिमंडल का वार्ता के लिए जाना कमजोरी माना जाएगा। यही वजह है कि वाहिदी ने दूसरे दौर की वार्ता के लिए वार्ताकारों को तब तक रोके रखा जब तक कि दबाव चरम पर नहीं पहुंच गया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल अंतिम समय तक रुका रहा क्योंकि उसे IRGC की मंजूरी का इंतजार था। IRGC इतना शक्तिशाली है कि शर्तें भी वही तय कर रहा था। ईरानी वार्ताकारों पर दबाव था कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म नहीं करता तब तक बातचीत की टेबल पर नहीं बैठना है। इस बार भी वार्ता को लेकर अंतिम फैसला अहमद वाहिदी ही कर रहे हैं और शायद इसीलिए ट्रंप भी बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।